लाइफ्स। तो दोस्तों, यूनियन बजट 2025-26 की कुछ इंपॉर्टेंट की हाइलाइट्स मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के साथ करूंगा डिस्कस, और क्या लेकर आई हैं निर्मला सीतारमन, और किस किस को खुश होने की जरूरत है, किसको नहीं। आइए एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं कि बजट में इस बार की क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं। चलिए जी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को बजट के बारे में देखनी है यहाँ पर, वो ये है कि निर्मला सीतारमन जी का रिकॉर्ड बजट है। मतलब इन्होंने ये 2025-26 का बजट जो 1 फरवरी को पार्लियामेंट में आया, ये 8th कंसेक्यूटिव टाइम है जब निर्मला सीतारमन जी बजट लेकर आई। आपको बता दूं, वैसे तो जो ये बजट है, इसमें कई सारी चीजों को निर्मला सीतारमन जी ने फोकस किया है। मैं आपके सामने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पेज लेकर आया हूं, की हाइलाइट्स ऑफ बजट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही पब्लिश किया है। आप लोग भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। बड़ा अच्छा सा डॉक्यूमेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को देखनी है वो क्या है ना, इन्होंने कहा कि बजट चार चीजों के ऊपर फोकस कर रहा है इस बार का: एग्रीकल्चर, एमएसएमई सेक्टर, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। इन चारों को बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, पहले मैं ये लेकर आता हूं, उसके बाद जरूर मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये बजट टैक्सेशन में आप लोगों को रिलीफ देगा। हालांकि जो ये रिलीफ है, ये उन लोगों के लिए है जो सैलरीड एम्प्लॉयड है या जो पेंशनर्स है। अगर आप सैलरी मतलब अगर आप सैलरी पर काम नहीं कर रहे हैं, पेंशनर नहीं है, तो ये रिलीफ बेटा आपके लिए नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, ये वाला आपने हर जगह पर देखा होगा कि 50.65 लाख करोड़ का सरकार का इस बार का बजट है। ये इतना खर्चा सरकार एक साल में करेगी। बजट के बारे में दोस्तों आपके पास आर्टिकल 112 है। बजट नाम का वर्ड कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। पहले तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आपके पास डिस्कशन कर लेता हूं। मान के चलो कि 50.50 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्चा करने वाली है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा सरकार इस बार करेगी। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर खर्चा तो हमारा ये है। मैं एक बार कैलकुलेट पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 50.65 का तो हमारा खर्चा है। बट सर हमारी इनकम कितनी है? इनकम सरकार ने यहां पर बताई है कि जो इनकम हमारी अदर देन बोरोइंग है, मतलब आपको पता होगा कि सरकार मार्केट से पैसा उठाती है। मतलब अदर देन बोरोइंग जो हमारी इनकम है, जो टोटल रिसीट है, वो 34.96 लाख करोड़ की है। मतलब समझ रहे हो, इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार को 15.69 लाख करोड़ रुपीस एक्स्ट्रा चाहिए। आपकी इनकम है 34, या इसको आप 35 ही मान लो एक तरीके से। खर्चा आप कर रहे हो 51। तो आपको मोटा मोटा देखा जाए तो 51 में से अगर मैं 35 हटा देता हूं तो 16 लाख करोड़ रुपए फालतू पैसा खर्च करेगी सरकार इस साल के बजट के लिए। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सरकार ये 16 लाख करोड़ रुपए लाएगी कहाँ से? देखो, सिंपल सी बात है यार। इस 16 लाख करोड़ के लिए सरकार के पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि सरकार मार्केट में बॉन्ड इशू करती है, मार्केट से पैसा उठाती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन सरकार के पास यहाँ पर यह है कि एक तो बॉन्ड इशू कर दिए सरकार ने। दूसरा ऑप्शन होता है सरकार के पास डिसइन्वेस्टमेंट का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि सरकार क्या करती है, जैसे सरकार भी हम लोगों की तरह ना इन्वेस्टमेंट करती रहती है। या तो मान के चलो किसी कंपनी में जो सरकार के शेयर्स थे, सरकार ने वो शेयर अपने बेच दिए, मतलब हिस्सेदारी बेच दी, या सरकार ने कोई सरकारी कंपनी ही बेच दी। इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो डिसइन्वेस्टमेंट करके 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ सरकार जुटा लेती है। और अगर इन दोनों से भी बात ना बने, उसके बाद तो देखो फिर आपके पास थर्ड और लास्ट ऑप्शन होता है कि आप वर्ल्ड बैंक जाए या फिर आप आईएमएफ जाए। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जाना किसी भी सरकार के लिए लास्ट रिजॉर्ट होता है। मतलब इसका मतलब आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। ठीक है जी। अब ये जो 34.96 लाख करोड़ रुपए सरकार कमाने वाली है इस पूरे साल में, जो कि एक्सपेक्टेड अमाउंट है, इसमें से कितना पैसा सरकार को टैक्स में मिलेगा? 34.96 लाख करोड़ में से दोस्तों 28.37 लाख करोड़ को तो सरकार को पैसा जो है वो टैक्स में मिलेगा। इस टैक्स में बेटा आपके पास इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स दोनों आ जाते हैं। और इस बार गवर्नमेंट ने साफ साफ ये बोला है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट हम जो है वो 4.4% रखने की कोशिश करेंगे। फिजिकल डेफिसिट हमारा 4.4% रहेगा। इससे ऊपर इसको बढ़ने नहीं देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वर्ड फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि जितना आप कमाते हैं, मतलब जितना आपका बजट है, जो बजट आपका है, उस बजट से कितना आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। जैसे मान के चलो कि मैं 100 रुपए कमाता हूं, बट मैं 104 रुपए खर्च कर रहा हूं, तो मेरे लिए मेरा फिजिकल डेफिसिट 4% हो जाएगा। इसी तरीके से दुनिया की सरकारें भी खर्चा करती है, और दुनिया की हर सरकार इंक्लूडिंग अमेरिका सब डेफिसिट में चलती है। बट प्रॉब्लम यह है कि ये डेफिसिट कंट्रोल डेफिसिट होना चाहिए। अगर ये अनकंट्रोल डेफिसिट हो गया
तो दोस्तों फिर तो आपको पता ही है कि आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के दरवाजे एकदम से खुल जाते हैं आपके लिए, जैसे पाकिस्तान के लिए खुल गए हैं। और अगर कोई देश आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास जाता है पैसा लेने के लिए, तो वो कंट्री अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत बुरी चल रही है। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं जी। जो मैंने आपको अभी दिखाया कि सरकार ने बोला कि भाई हमारा ये बजट जो है ये चार की एरियाज को फोकस करेगा। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स। इसमें एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो यहाँ पर बोला कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना लेकर आए हैं। तो ये बेटा जो प्रोग्राम है ये लॉन्च करेगी सरकार इस बजट के अंदर, और इस प्रोग्राम को स्टेट्स की पार्टनरशिप के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसमें तकरीबन इंडिया में, पूरे इंडिया में ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा जहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम है, जहां पे क्रॉप इंटेंसिटी मॉडरेट है, और जहां पे क्रेडिट पैरामीटर जो है वो बिलो एवरेज है। मतलब तकरीबन 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा इस प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 1.7 जो करोड़ फार्मर्स है उनको बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो यहाँ पर हमको स्कीम समझ में आई, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। सेकंड स्कीम जो सरकार यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए लेकर आई वो है आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो, 6 साल है हमारे पास, और हमारा इस 6 साल का मिशन क्या है? मिशन है कि पल्सेस में तो एटलीस्ट भारत पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो जाए। यहाँ पे तीन दालों के ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया, तूर, उड़द और मसूर। तो तीन पल्सेस के ऊपर खास करके गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस बना के चल रही है कि तूर, उड़द और मसूर की दाल के लिए तो हमको किसी भी तरीके से इंपोर्ट ना करवाना पड़े, इंडिया पूरी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो जाए। तो नाफेड और एनसीसीएफ, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो है ये पल्सेस को प्रोक्योर करेंगे फार्मर से आने वाले 4 साल तक। तो फार्मर्स जो भी पल्सेस उगाएंगे वो NAFED, नाफेड और एनसीसीएफ ये प्रोक्योर करेगी फार्मर्स के साथ। उसके बाद आपने जरूर सुना होगा बजट में बहुत सी मीम्स बनकर आ रही थी। बिहार के लिए सरकार ने बहुत कुछ लॉन्च किया है। तो मखाना बोर्ड जो है ये बिहार में स्टेब्लिश करेगी गवर्नमेंट। मखाना बोर्ड से क्या होगा? जो मखाना है उसकी मार्केटिंग, उसका वैल्यू एडिशन, उसका प्रोसेसिंग, उसका प्रोडक्शन, ये सब चीजें इंप्रूव होंगी अंडर मखाना बोर्ड। इसी के साथ गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग असम के नामरूप एरिया में, असम के पास एक एरिया, मतलब असम में एक एरिया है नामरूप, उस नामरूप में सरकार जो है वो एक प्लांट, यूरिया प्लांट सेटअप करने वाली है जिसकी कैपेसिटी होगी 12.7 लाख मेट्रिक टन की। तो तकरीबन तकरीबन 13 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी का यूरिया प्लांट असम के नामरूप में स्टेब्लिश होगा। और आप सभी को पता है कि फार्मर्स के पास एक कार्ड होता है, किसान क्रेडिट कार्ड। जिस किसान क्रेडिट कार्ड से फार्मर 3 लाख रुपए तक जो है वो मतलब कभी भी क्रेडिट ले सकता है। मतलब 3 लाख तक की चीजों का जो फार्मर है वो कभी भी उसको परचेज कर सकता है। हो सकता है कि वो फार्मर उसको फार्मिंग एक्टिविटी में यूज करना चाह रहा हो सकता है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के लिए उसको वो पैसा चाहिए। तो आपको पता होता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपकी शॉर्ट टर्म जरूरतों को पूरा करता है। तो वो 3 लाख तक की लिमिट थी एक फार्मर की मैक्सिमम, अप टू 3 लाख रुपीज है ये। वैसे ही हर फार्मर को नहीं मिलता 3 लाख, डिपेंड करता है आपके पास कितना बड़ा लैंड है। तो केसीसी की लिमिट क्या होगी, किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या होगी, इट डिपेंड्स ऑन योर लैंड होल्डिंग। हर फार्मर के पास कितना लैंड है, तो लैंड होल्डिंग पर डिपेंड करता है आपकी केसीसी की क्या लिमिट होगी। बट मैक्सिमम लिमिट आपके पास भले कितना भी लैंड हो वो 3 लाख से ऊपर नहीं होती। तो ये 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर अब सरकार 5 लाख कर चुकी है इसे। तो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी एनहांस हो गई है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद दोस्तों एमएसएमई सेक्टर की बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि हम लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए लॉन्च करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स। चलो ठीक है जी। और ये जो क्रेडिट कार्ड्स होंगे इसमें जो लिमिट होगी वो अप टू 5 लाख रुपीज होगी। जो जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको 5 लाख की लिमिट वाले हम लोग क्रेडिट कार्ड्स देंगे। आपको पता ही है एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप्स वगैरह कितना जरूरी है उसको, स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंडिया में प्रमोट करना, अगर सही में आप इंडिया को डेवलप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 5 लाख की लिमिट के क्रेडिट कार्ड्स आप लोगों को दिए जाएंगे। और ये एमएसएमई उन माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया जाएगा जो उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगी। उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को ये कार्ड्स दिए जाएंगे। तो पहले साल मतलब ये 2025 से 26 के बीच में ऐसे 10 लाख कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे। इसके बाद सरकार यहाँ पर ये भी बोल रही है जो फर्स्ट टाइम ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं, इसमें 5 लाख विमेन, कुछ स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब, जो फर्स्ट टाइम ऑन्टरप्रेन्योर्स हैं उनको भी गवर्नमेंट जो है वो टर्म लोन्स प्रोवाइड करवाएगी।
और ये टर्म लोन्स इन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को आने वाले 5 सालों में अप टू 2 करोड़ का लोन, मतलब अप टू 2 करोड़ का टर्म लोन इन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट देने का यहाँ पर वादा कर चुकी है। इसके बाद इंडिया को ग्लोबल हब बनाना फॉर टॉयज। आपको पता ही है, हाई क्वालिटी टॉयज, यूनिक टॉयज, इनोवेटिव टॉयज सब चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। तो एक स्कीम यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आ रही है कि भाई इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है टॉय सेक्टर का। तो बहुत ही हाई क्वालिटी, यूनिक और इनोवेटिव टॉयज, सस्टेनेबल टॉयज इंडिया में ही बने। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट एक स्कीम यहाँ पर इस बजट में लेकर आती है। और एमएसएमई सेक्टर में भी बिहार को कुछ दिया है। क्या दिया है जी? बिहार के लिए कहा गया है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, दोबारा सुन लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, इसको बिहार में बनाया जाएगा। तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर में भी कहीं ना कहीं बिहार को देखा, मखाना बोर्ड, एंड यू विल सी बिहार इन एमएसएमई सेक्टर टू। अब चलते हैं बाकी के दो पिलर्स की तरफ जिसमें बजट जो है वो फोकस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट में सरकार क्या करेगी ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो? तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलती है कि सर, जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों से शायद है वो पूछ ली जाए कि सर अटल टिंकरिंग लैब्स है क्या, है ना? अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होती हैं? तो आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है ये, जो इंडिया में ना क्रिएटिविटी, इनोवेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, इसको एनकरेज करता है। स्टूडेंट्स में जो बच्चे होते हैं उनमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन, साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, जिसको अटल टिंकरिंग लैब्स कहा जाता है। तो ये जो लैब्स होती है ना, ये एक स्पेस प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सके। कौन से प्रोजेक्ट? 4 तरीके के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बोले गए हैं: साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। तो आप प्लीज यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेना। अटल टिंकरिंग लैब एक गवर्नमेंट फंडेड इनिशिएटिव है जहां पर गवर्नमेंट जो है वो बच्चों को स्पेस प्रोवाइड करवाती है कि बच्चे अपने किसी भी प्रोजेक्ट पर काम कर सके, विच आर, मतलब द प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेटेड विद साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। तो ऐसे में क्या होगा ना कि अगर बच्चों को फ्री हैंड मिलेगा कि वो अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करें, तो उनका क्रिएटिविटी, इनोवेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, ये सब बहुत एनकरेज होगा। तो गवर्नमेंट बोल रही है इस तरीके की 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में आने वाले 5 सालों में बनाई जाएगी। चलो, अच्छा है। इसके साथ गवर्नमेंट बोलती है कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स हैं और जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। खास करके बहुत से रूरल एरियाज में आज तक ब्रॉडबैंड नहीं पहुंचा है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी अंडर भारत नेट प्रोजेक्ट। इसके लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो है भारत नेट प्रोजेक्ट। इसी के साथ गवर्नमेंट बोलती है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, आने वाले 3 सालों में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक डे केयर कैंसर सेंटर बनाया जाएगा। आने वाले, मतलब 3 सालों में तकरीबन 200 जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं, वो तो 2025-26 में ही बना देंगे ये लोग। 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में इसी फाइनेंशियल ईयर लग जाएंगे। मतलब आने वाले जो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है, जो 31st ऑफ ये जो आपका मार्च है, जो इसके बाद शुरू होगा, तो उसके बाद जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, उस फाइनेंशियल ईयर में 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बनाएंगे, ऑफ कोर्स फॉर द कैंसर पेशेंट्स। इसी के साथ पीएम स्वानिधि स्कीम, के ऊपर भी कई सारे जो यहाँ पे न्यूज चैनल्स हैं वो यहाँ पर इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे कि क्या ये जो जो पीएम स्वानिधि स्कीम है, क्या इसमें भी किसी को कुछ रिलीफ मिलेगा? तो बेटा, जानने वाली बात यहाँ पर ये है, स्वानिधि स्कीम का मतलब पहले तो ये समझ लो, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी जब कोविड-19 की वजह से सब घर पर बैठ गए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। क्यों? क्योंकि घर पर बैठकर रेस्टोरेंट वालों का तो काम बढ़िया चल गया, जिसका नहीं चला ना बिल्कुल भी वो थे स्ट्रीट वेंडर्स। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा, मतलब इम्पैक्टेड थे, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये स्कीम लेकर आती है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही थी। इसके अंतर्गत ना आप लोगों को 10,000 तक का लोन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिना किसी को जो कोलेटरल है उसमें दे रही थी, विदाउट एनी कोलेटरल। तो यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम में जो वो 10,000 का लोन आपको मिल रहा था ना, अब उसको बढ़ाकर यहाँ पे 30,000 कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे मिलेगा लोन? इन स्ट्रीट वेंडर्स को गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर और किसानों की तरह ही
कुछ क्रेडिट कार्ड्स देगी, और ये क्रेडिट कार्ड्स यूपीआई लिंक्ड होंगे। और आप मुझे बता सकते हैं कौन सा कार्ड नेटवर्क इंडिया में ऐसा है, कौन सा क्रेडिट कार्ड ऐसा है जो यूपीआई के साथ लिंक हो जाता है? ऑफ कोर्स आप सही सोच रहे हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, वो रुपे कार्ड है। अगर आपके पास फ्रेंड्स रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आप रुपे कार्ड को लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। यू कैन लिंक योर रुपे कार्ड विद योर यूपीआई, और आप यूपीआई के क्यूआर कोड मतलब स्कैनर से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड। बैंक से भी देने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर नहीं, यूपीआई से तो पैसा बैंक से जाता है। बेटा वही तो चीज है आप जो समझने वाली है। इन कार्ड्स का मतलब ये है, रुपे कार्ड अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक कीजिए, और आपको बैंक अकाउंट से पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। यू डोंट इवन नीड टू कैरी योर कार्ड्स एनीवेयर यू गो। सबको पता है कि फोन तो कैरी करना आप कभी नहीं भूलोगे। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड्स इन स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर दिए जाएंगे। इन स्ट्रीट वेंडर्स को जहां पहले 10,000 तक का लोन मिलता था, अब इनको 30,000 तक की लिमिट वाले कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर देने की बात कर रही है। ऑफ कोर्स कैपेसिटी तो भाई एनहेंस होगी, ये तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट तो इन लोगों को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों का थर्ड यहाँ पर सेक्टर रहा, और उसी में अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊं तो इन्वेस्टमेंट ही चल रही है अभी। तो अभी हम लोग थर्ड पिलर में ही है। थर्ड पिलर में सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है, पहली बार एक न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट रखा गया। 2047 तक 100 गीगावाट का टारगेट पहली बार गवर्नमेंट ने यहां पर अनाउंस कर दिया कि न्यूक्लियर एनर्जी का इंडिया का टारगेट है कि इंडिया में 100 गीगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 तक हम लोग सेटअप कर ले। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन स्टार्ट कर दिया है। आपको बता दूं, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, इन सबको अमेंड करने की बात यहां पर की गई है। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जैसे कि मैंने बोला उसके लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। मींस सेपरेटली यू हैव गिवन 20,000 करोड़ रुपीज इन द नेम ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये बजट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टॉकिंग अबाउट कि एक हम लोगों को एक सेटअप मतलब एक एक आप लोगों को टारगेट दिया गया है कि न्यूक्लियर एनर्जी हम लोगों को कितनी सेटअप कर लेनी है। बाय द एंड इंडिया विल बिकम अ डेवलप्ड नेशन। हमको पता है 2047 तक भारत एक विकसित देश बन जाए। 100 गीगावाट का टारगेट बहुत अच्छा है। इसके बाद दोस्तों आप में से बहुत से लोग मेरे से जरूर पूछेंगे सर डिफेंस सेक्टर में हम लोगों ने कितना, 50.65 लाख करोड़ में से डिफेंस में हम लोगों ने कितना दिया है? देखो पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है इस बार। पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है, और डिफेंस के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6.81 लाख करोड़, 6.81 लाख करोड़ जो है वो डिफेंस सेक्टर के नाम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में एलोकेट किया है। जो मैंने आपको बोला पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा है। बट आपको खुश होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। खुश होने की जरूरत यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा इसमें से 6.81 लाख करोड़ में से आपको अब मैं एक बहुत बड़ा खेल बताता हूँ क्या है। इसमें से फ्रेंड्स 4.88 लाख करोड़, 4.88 लाख करोड़ तो सैलरी में चला जाएगा, पेंशन में चला जाएगा। 4.88 लाख करोड़ तो डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले जो हमारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे जनरल्स हैं, मेजर जनरल्स हैं, जो एयर चीफ मार्शल हो गए, जितने भी आर्मी के चीफ हो गए, उनको चला जाएगा यहाँ पर जो सैलरीड एम्प्लॉयड है। प्लस जो पेंशनर्स हैं उनको यहाँ पर टोटल मिला के जो सैलरी में खर्चा होगा वो यहाँ पर 4.88 लाख करोड़ है, प्लस जो आपका यहाँ पर पेंशन है। और बचा कुचा जो 1.92 लाख करोड़ है, 1.92 लाख करोड़ केवल यही पैसा बचा हुआ है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। मतलब पूरे साल अगर आपको मिसाइल्स खरीदनी है, अगर आपको रफाल जैसे प्लेन्स खरीदने हैं, अगर आपको अमेरिका से वो ड्रोन लेने हैं जो हमने अभी खरीदे हैं प्रीडेटर ड्रोन्स, तो ऐसी कोई डील करनी है तो इंडिया में बजट में एलोकेशन 1.92 लाख करोड़ की है। तो अब आपको ना यहाँ पर एक खेला समझ में आ रहा होगा कि कितना कम है ये। अभी भी दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी से हम लोग पीछे है। मतलब इसको कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 8.5 लाख करोड़ होना चाहिए था। अगर हम 100 बिलियन बजट सोच रहे हैं तो 8 से 8.5 लाख करोड़ तो ये कम से कम होना चाहिए था, अगर सही में डिफेंस सेक्टर में हम इसको इनोवेटिव इसको बनाना चाह रहे हैं। चलिए जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। इसमें से हो सकता है कि कुछ स्कीम्स वगैरह मेरे से छूट जाए, तो उसके लिए हम लोग बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आएंगे।
इसके बाद आगे चल रहे हैं बेटा, उड़ान। उड़ान मतलब उड़े देश का आम नागरिक, सुना होगा आप लोगों ने। तो उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम लोग 120 नई डेस्टिनेशंस ये हम लोगों ने ट्रैक करी है, जहां पर जो सर्विसेज बिल्कुल ही नहीं है, मतलब जहां पे एयर सर्विसेज बिल्कुल नहीं है, तो ऐसी 120 नई डेस्टिनेशंस में रीजनल कनेक्टिविटी एनहेंस करने के लिए हम आने वाले 10 साल में काम करेंगे, जो इसी साल से शुरू हो जाएगा। और हमें आशा है कि 4 लाख, 4 करोड़ पैसेंजर्स आने वाले 10 सालों में इन डेस्टिनेशंस पर भी जाएंगे, क्योंकि अभी इन डेस्टिनेशंस में कोई सर्विस नहीं है, एयरपोर्ट्स नहीं है, अगर है भी तो एयर स्ट्रिप कई सालों से यूज नहीं हुई है, कोई मेजर फ्लाइट यहाँ पर टेक ऑफ या यहाँ से लैंडिंग नहीं करती है। प्लस हेलीपैड्स और जितने भी स्मॉल एयरपोर्ट्स हैं हिली और एस्पिरेशनल और नॉर्थ ईस्ट रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स में, उन पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर काम करेगी। फिर यहां पर भी इन्वेस्टमेंट में भी बिहार को कुछ दे दिया। क्या दिया? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बिहार में यहाँ पर बनाया जाएगा। किधर? तो आपको बता दूं, यहाँ पर पटना एयरपोर्ट का तो एक्सपेंशन करने की बात हो रही है, कि जो पटना एयरपोर्ट है बिहार की जो कैपिटल में जो एयरपोर्ट है, उसको तो एक्सपेंड करेंगे और उसको हम लोग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में कन्वर्ट करेंगे। प्लस भीटा, पटना से ज्यादा दूर नहीं है, ये बिहार का डिस्ट्रिक्ट है भीटा। इस भीटा डिस्ट्रिक्ट में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट सेटअप किया जाएगा। तो बिहार में दो एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पटना और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट भीटा। इसी के साथ इन्वेस्टमेंट में बिहार को एक चीज और दी है। बिहार का जो कोसी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट है, जिसका मतलब है वेस्टर्न कोसी कैनाल इन मिथिलांचल, मिथिलांचल में चलने वाला जो बिहार का एक प्रोजेक्ट है, जिसको आप वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट कहते हैं, इसके लिए भी इस साल के बजट में बिहार को कुछ फिनेंशियल असिस्टेंस दी गई है। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूं, बिहार को ऑलमोस्ट हर जगह पर कुछ ना कुछ मिला है। तो बिहार को यहाँ पर फिनेंशियल सपोर्ट दिया गया है फॉर द वेस्टर्न कोसी कैनाल ईआरएम प्रोजेक्ट। एंड आई होप आपसे कोई ये नहीं पूछने वाला कि कितने लाख करोड़ यहाँ पर हर प्रोजेक्ट के अंडर इन लोगों को मिल रहे हैं। बट एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको सुनाता हूँ। शायद आप में से बहुत से लोग बोलेंगे भी कि यार सही में हम लोग चाइना में इसलिए पीछे है, चाइना से इसलिए पीछे है। हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, R&D के लिए जो सरकार बजट लेकर आ रही है इस साल में, इस पूरे साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इस 50.65 लाख करोड़ में से कितना पैसा खर्च किया जाएगा, तो आप ये मान के चलिए 17.2 बिलियन, 17.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर का बजट रखा है इस बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब आप में से आधे बच्चे सोचेंगे सर ठीक तो है, 17.2 बिलियन यूएस डॉलर का बजट R&D में दे रहे हो तो ठीक तो है। बेटा अब मैं इसको कंपेयर करता हूं चाइना के R&D बजट से। चाइना का R&D बजट 496.32 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स है। नाउ यू कैन गेट द सेंस हम कितना पीछे है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया में जो बहुत ज्यादा पैसा होता है ना, वो हम लोग महिला सम्मान योजना, लाडली बहना योजना, प्यारी बहना योजना, मीम्स तो आपने देखी होगी आई होप, वहां पर खर्च कर रहे हैं। अरे यार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर पैसा नहीं खर्च करोगे तो इंडिया इनोवेटिव सामान कैसे बनाएगा? आपको सबको पता है चाइना ने डीप सीक बना दिया है। डीप सीक चाइना की एक कंपनी है जिसने R1 नामक एक चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसने चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े स्टेब्लिश्ड प्लेयर्स को भी हरा दिया है, जिसने गूगल की जेमिनाई को हरा दिया है। तो कैसे करेंगे हम ये सब काम? मतलब आप खुद ही सोच के चलिए कि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो ऑफ कोर्स दिस विल नॉट गो लाइक दिस। और इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत पीछे है। अब आप बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा? यार R&D होगा तो इंडिया में इनोवेटिव सामान बनेगा। इनोवेटिव सामान बनेगा तो वो ऐसा सामान बना पाएंगे हम लोग जिसको दुनिया की जरूरत है, जिस सामान को जरूर मतलब जिस सामान को दुनिया वाले चाह रहे हैं। तो आपके पास वो अवेलेबल होगा तो आपका सामान बिकेगा ना। आपका सामान बिकेगा तो आपके पास पैसे ही पैसे होंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थोड़ा सा पैसा खर्च कर दो सर, तो एक लॉन्ग टर्म रिटर्न आप लोगों को मिलेगी। मतलब पूरा भारत बैठ कर खाएगा, इतना पैसा आप R&D के बाद कमा सकते हैं। तो ये तो रहा फ्रेंड्स माय इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स, MSME। इसमें एक अब एक्सपोर्ट को हम एक बार और देख लेते हैं कि एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आई है। आई होप एक्सपोर्ट वाला पॉइंट जो है उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट वाले पॉइंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या लेकर आई है।
ट्रेड नेट, एक भारत ट्रेड नेट कहकर हम कुछ स्टेब्लिश करेंगे, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये काफी ज्यादा प्रमोट हो पाएगी। यहाँ पर एक नेशनल फ्रेमवर्क की बात कही गई है। एक नेशनल फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पर स्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पर टीयर 2 सिटीज को थोड़ा बहुत प्रमोट करेगी सरकार। तो मतलब देखने वाली बात है। एक्सपोर्ट में एज सच बहुत कुछ नहीं आया, बट ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पर काम करेगी। इसके बाद मच एंटिसिपेटेड, जो आप सब बच्चों को चाहिए था। मेरी स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, मुझे 1 मिनट देना बेटा। जी, अब ये डायरेक्ट टैक्स में क्या था, ये है बजट का पार्ट बी। आइए बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ने पहली बार इतने सालों के बाद एक अच्छा बजट फॉर मिडिल क्लास देखने को मिला है, जहाँ पे 12 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं साल के, तो आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये बेनिफिट सैलरीड एम्प्लॉयड और पेंशनर्स के लिए है। यहाँ पर वो बात अलग है कि देखो, कैपिटल गेन टैक्स तो आपको देना ही है, उसके लिए तो स्पेशल रेट है इनकम टैक्स में। बट यहाँ पर अगर मतलब एवरेज अगर आप बात करते हैं, अगर आप लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो लाख रुपए महीने के ऊपर पहले ना अगर हम टैक्स देखें, तो तकरीबन आपको 15% के आसपास तो देना ही है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप कह रहे हो एक जगह पर कि टैक्स भी नहीं देना, और एक जगह कह रहे हो कि टैक्स देना भी है। बट अगर आप 12 लाख रुपए महीना कमाते हैं ना, तो एज ऑफ नाउ आप 12 लाख रुपए पर ना 80,000 रुपए टैक्स पे करते हो। पहले तो ये सोचो। बट गवर्नमेंट ने इस बार क्या बोला? गवर्नमेंट ने इस बार बोला कि नहीं, आपको अब 80,000 नहीं, अब आपको 60,000 पे करना है। तो यहाँ पे आपको 20,000 का बेनिफिट तो ये हो गया। ठीक है। प्लस गवर्नमेंट ने ये बोला कि सर टेंशन मत लो, हम आपको रिबेट देंगे, मतलब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 60,000 का। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 60,000 का और मिलेगा। मतलब आपको इन टोटल 80,000 का बेनिफिट हो गया। समझ रहे हो? मतलब 12 लाख रुपए अगर आप कमाते हो, तो उस पर आपको 80,000 का तो बेनिफिट है, और इतना ही आपका टैक्स बनता था। तो जितना टैक्स आपका बनता है, उतना तो सरकार आपको रिबेट दे रही है। इसका मतलब आपका टैक्स नील हो गया, है ना, जीरो हो गया। गवर्नमेंट इसको 10 लाख तक भी कर सकती थी, बट ठीक है। बट आपको पहले ही बता दूं, गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैगलाइन में लिख दिया है कि जो इतना ज्यादा हम लोगों ने इनकम टैक्स में आप लोगों को छूट दी है ना, इसकी वजह से गवर्नमेंट को तकरीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान होगा। ये 1 लाख करोड़ रुपीज जो गवर्नमेंट को सीधा उसकी जेब में मिलते थे, गवर्नमेंट इसको लूज करेगी। और जैसे मैंने बोला, ये बेनिफिट स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंडर सैलरीड एम्प्लॉयड और पेंशनर्स को है। और इतना ही नहीं, 16 लाख रुपए जो लोग कमाते हैं साल का, 16 लाख, उनको भी 50,000 का फायदा मिल रहा है। जो लोग 20 लाख कमाते हैं, उनको भी 90,000 रुपए तक का बेनिफिट टैक्स में होगा। जो लोग 24 लाख कमाते हैं, उनको भी 1,10,000 तक। और जो 50 लाख कमाते हैं, उनको भी 1,10,000 तक का बेनिफिट टैक्स में होगा। वैसे इनकम टैक्स के स्लैब आपके पास ये है। इन स्लैब्स पर मत जाना। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को देखना है, इसलिए मैं ये दूसरा वाला जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा फोकस कीजिएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर गवर्नमेंट को पैसा मिलता कहाँ से है? देखिए, ये जो इमेज है ना, ये मैं यूनियन बजट की हाईलाइट से लेकर आया हूं। ये सभी बच्चे को एक बार ना सरकार को सिखानी चाहिए। ये निर्मला सीतारमन जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा एक की हाईलाइट इस तरीके से एक पीडीएफ है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसी में ना गवर्नमेंट ने अच्छे से बता रखा है कि पैसा कहाँ से आता है और पैसा कहाँ को जाता है। गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको लगता है ना कि बहुत पैसा मिलता है हमें, इनकम टैक्स में 22% मिलता है। 22%। और जो कॉर्पोरेट टैक्स आपको मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर जीएसटी के बाद तीसरे नंबर पर कॉर्पोरेट टैक्स है। 17% आपको कॉर्पोरेट टैक्स से इनकम मिलती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी बड़ी कंपनीज टैक्स पे कर रही है। शायद आपको पता ना हो, इंडिया में जो कॉर्पोरेट कंपनीज है वो अपने 15 साल के हाईएस्ट प्रॉफिट पर चल रही है इस समय। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कहना चाहिए इन इन बड़ी बड़ी टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस जियो जैसी कंपनीज को कि यार, अगर तुम अपने 15 हाई के प्रॉफिट पर चल रहे हो, 15 साल के हाईएस्ट प्रॉफिट पर, तो अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी क्यों नहीं बढ़ा रहे? अपनी भाई अपनी एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाओ। क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो ये 1 लाख करोड़ का झटका झेला है ना बेटा, ये ये इसलिए झेला है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। लोगों के पास पैसा नहीं है, वो खर्चा नहीं कर रहे। इंडिया में कंजम्पशन नहीं है। इंडिया में कंजम्पशन लगातार घटता जा रहा है। इस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये झटका झेला है। मुझे लगता है हर बार सरकार ही झटका क्यों झेले? जब कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर को भी बोल सकते हैं ना कि भाई देखो, अगर आप अपने हाईएस्ट प्रॉफिट पर चल रहे हैं, तो व्हाई डोंट यू इंक्रीज द सैलरी ऑफ योर एम्प्लॉइज? अगर एक इंसान देखो ना, 12 लाख रुपए पर अगर मैं टैक्स नहीं लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
बट सर आज की डेट में इंडिया में 1 लाख रुपए महीने के कमाने वाले कितने लोग हैं? 1 लाख रुपीज पर मंथ के कमाने वाले इंडिया में पहली बात तो आज की डेट में बहुत कम लोग हैं। तो आप ये नो टैक्स ना लिखकर अगर कॉर्पोरेट कंपनीज को बोलो कि यार जो आपकी कंपनी में 8 लाख रुपए महीना कमा, सॉरी, साल का कमा रहे हैं, जो 7 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, इनकी सैलरी बढ़ाकर आप लोग 11 साढ़े 11 लाख रुपए सालाना करो, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? लोगों के पास ज्यादा इनकम होगी तो वो खर्चा करेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा आपका। तो कंजम्पशन बढ़ाने का ठेका केवल सरकार का थोड़ी ना है, थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट कंपनीज को भी यहाँ पर सीखना चाहिए। यूनियन एक्साइज से 5% पैसा आता है, जीएसटी से 18% सरकार को पैसा मिलता है। सभी टैक्सेस में सबसे ज्यादा पैसा सरकार को इनकम टैक्स में मिलता है। और देखिए इनकम टैक्स में ही सरकार ने यहाँ पर एक बड़ा सा शॉक झेल लिया है। नॉन टैक्स रिसीप्ट से 9%, नॉन डेबिट कैपिटल रिसीप्ट से 1%, कस्टम से सरकार को 4% पैसा मिलता है। और सरकार के खर्चे देखिए, रुपी गोज वेयर। 20% पैसा तो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट करने में लगा देती है, आई सेड 20%। पेंशन में हमारा 4% पैसा जाता है टोटल मिला के। इसके बाद अगर हम बात करें, 22% पैसा हमको स्टेट्स को देना होता है, 8% डिफेंस, 6% सब्सिडीज में जाता है, और ये 16% जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स हैं, जो आपको ये क्या कहते हैं, फ्री पेंशन, फ्री 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 की जो बातें हो रही है, 16% पैसा उसमें जा रहा है। तभी बार बार सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि यार मत करो इतना फ्री का खर्चा, मत बांटो इतनी फ्री की चीजें, लोगों को नहीं चाहिए। और अगर आप इतना फ्री फ्री करोगे तो सर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी? आपको बहुत ही जल्द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, जो कि ऑफ कोर्स देश के लिए तो अच्छा नहीं हो। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। आई होप आपको समझ में आया होगा यूनियन बजट 2025-26 में किसके लिए क्या है, सरकार यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम्स लेकर आई। और जैसे कि मैंने बोला कि ये पूरा बजट 4 बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर था। फर्स्ट वाज एग्रीकल्चर, सेकंड एमएसएमई सेक्टर, थर्ड वाज इन्वेस्टमेंट, फोर्थ वाज योर एक्सपोर्ट सेक्टर। और इसके बाद पार्ट बी में हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स को समझ लिया। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइव शिल्प एकेडमी के पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। बहुत काम की वीडियो है, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ जाए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको कितने का मिल रहा है? 75,000 रुपीज तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप 12,75,000 रुपए सैलरी साल की कमाते हैं तो इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिल जाएगा। मतलब 80,000 रुपीज तो वैसे ही आपको टैक्स देना था, जो मैंने आपको मैप दिखाया, और उतना ही आपको बेनिफिट मिल गया। इसका मतलब आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि सरकार यहाँ पर क्या करना चाह रही है। और जैसे मैंने बोला, 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्सेस में घाटा सरकार को इसकी वजह से हुआ है, जो सरकार को मिल सकता है। तो आने वाली वीडियोस अगर कुछ आती है बजट से रिलेटेड, कोई स्कीम्स अगर रह गई हो, तो उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एग्जाम्स। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइव शिल्प एकेडमी आपके लिए लेकर आया है सीयूटी स्पेशल बैच। क्योंकि अभी आपके फरवरी में चल रहे होंगे बोर्ड्स, आई होप, और बोर्ड्स के बाद वो बच्चे जो सीयूटी के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो लाइव शिल्प एकेडमी कॉल करके जरूर अपने स्लॉट बुक करवाइए। और मेरे साथ जीएस पढ़ने का मौका मत गवाइएगा। जीएस की क्लासेस आपकी मैं ही लूंगा यहाँ पर, जिसमें हम लोग जनरल टेस्ट को स्क्रैच से कवर करेंगे। जनरल टेस्ट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। क्यों? क्योंकि जब से डोमेन सब्जेक्ट्स कम हुए हैं, जीटी का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। आपके ड्रीम कॉलेजेस विदाउट जीटी शायद ना मिल पाए आपको। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइव शिल्प एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सो सून। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।